ये तस्वीरें रावलपिंडी से आई हैं। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मतलब नकल भी ऐसी करते हैं कि इधर हमने सीडीएस अपॉइंट किया, उधर तुरंत एक अल्फाबेट बदला और सीडीएफ बना दिया। आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बड़ी बात यह है कि जब आसिम मुनीर का इतना सम्मान हो रहा था, तब लाइव कमेंट्री में लगातार यह कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की सेना ने भारत के 26 फौजी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और आसिम मुनीर ने इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत पर बहुत बड़ी जीत दिलाई थी। आप इस झूठ को सुनिए, पाकिस्तान की इस बेशर्मी को देखिए। एक ऐसा देश जो पैरानोया में जी रहा है, जिनकी आंखों में सार्वजनिक रूप से धूल झोंकी जा रही है और उनको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस लाइव कमेंट्री में सिर्फ यही एक झूठ बोला गया। इसी कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के 7 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और हमारे S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। अब इस झूठ को भी सुनिए। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने हमारे S-400 को तबाह कर दिया था, जबकि इस झूठ का फैक्ट चेक प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर के 3 दिन बाद 13 मई को ही कर दिया था और उस वक्त आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी के पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम को देखा गया था। इसीलिए हमने ये वीडियो निकाला। कहते हैं कि झूठी बात पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे और हमें लगता है कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। उनकी झूठी झूठी बातों पर पाकिस्तान में गार्ड ऑफ ऑनर का तमाशा चलता है, जबकि सच यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पूरी तरह हारा। पाकिस्तान ये सारे झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि आसिम मुनीर को जो प्रमोशन दिया गया है वो प्रमोशन गलत नहीं है। अपनी फौज है, उनसे जो करवा ले मुनीर। खुद आसिम मुनीर इस प्रमोशन को सही दिखाना चाहता है, जबकि सब जानते हैं कि आसिम मुनीर का एक भी दावा सच है ही नहीं। सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के कुल 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। भारत ने 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को भारी नुकसान पहुंचाया, जिनमें नूर खान, सरगोधा, बोलारी, जैकबाबाद एयरबेस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। इस युद्ध के 4 दिन बाद 14 मई को अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी और ये बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेसेस को निशाना बनाने की बात कही है, वहां सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान साफ दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के जिन एयरबेसेस पर हमले का दावा किया, वहां कोई नुकसान नजर नहीं आता। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया था और आसिम मुनीर एक फील्ड मार्शल नहीं बल्कि फेल्ड मार्शल साबित हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो युद्ध भूमि में नहीं बल्कि अपने लोगों के दिमाग में जीतना चाहता है और इसके लिए वो बार बार एक ही झूठ दोहराता है और ये माहौल बनाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ में पाकिस्तान को सफलता मिले। और सोचिए, इस झूठ से आसिम मुनीर का कितना भला हुआ। भला ही भला हो रहा है। जब युद्ध में हार के लिए उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए था, तब वो पहले फील्ड मार्शल बना, फिर अगले 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना, जिससे आजीवन उसे एक राष्ट्रपति के बराबर सुविधाएं अब मिलती रहेंगी और अब उसे गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल रहा है। सीडीएफ बनने से आसिम मुनीर का कार्यकाल अगले 5 साल के लिए बढ़ गया है। अब वो साल 2030 तक पाकिस्तान का सेना प्रमुख, तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना रह सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण भी अब आसिम मुनीर के हाथों में आ गया है। इसकी गंभीरता को समझिए। बड़ी बात यह है कि इतनी सारी शक्तियां और अधिकार मिलने के बाद आसिम मुनीर ने सबसे पहले भारत के खिलाफ जहर उगला और मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं वो भारत को अब तक कौन कौन सी गीदड़ भभकियां दे चुका है। गीदड़ भभकी, अब गीदड़ भभकी में तो कुछ भी हद तक जाने को तैयार रहता है। भारत किसी भ्रम में ना रहे, उसकी कुछ बातें आपको बस बता रहे हैं। इस गीदड़ भभकी में आसिम मुनीर ने यह कहा है कि भारत किसी भ्रम में ना रहे। अगली बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और ज्यादा तेज और ज्यादा कड़ी होगी। यह भी कहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी से उन आतंकवादी संगठनों के साथ मिला रहे। देखिए, भारत समर्थित आतंकी संगठन टीटीपी से मिला है अफगानिस्तान, तो कैसे वो पलटने की कोशिश कर रहा है। आतंक का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान हम पर ही आरोप लगा रहा है। आसिम मुनीर पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ नफरती बयान दे रहा है। अप्रैल में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग में है और वो इसे भूलेगा नहीं।
यही वो एक नब्ज है ना जिस पर बार बार उंगली रख रख कर वो भड़काता है, उकसाता है लोगों को अपने देश में भी, ताकि सेना की वहां पर जो वर्चस्व है, जो मौजूदगी है, वो जस्टिफाई हो सके। और दूसरा, कश्मीर में लोगों को उकसाने के लिए, तो उसे कश्मीर के लिए 10 और लड़ाइयां लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ेंगे, ये भी कह रहा है। अब आप समझिए, अगस्त में अमेरिकी दौरे पर यह कहा कि भारत सिंधु झेल और चेनाब, झेलम चेनाब जितनी भी नदियां हैं भारत के खिलाफ, उसका जो अभी तक का है, भारत सिंधु झेलम और चेनाब पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उन बांधों को उड़ा देगा। अमेरिका में ही यह भी कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। ये पूरी धमकी जो है ये अमेरिका से ही दी थी आसिम मुनीर ने। और बार बार ये बताना नहीं भूलता, एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु क्षमता है इस वक्त, और वो भी कैसे गैर जिम्मेदाराना हाथों में। आप समझ रहे होंगे, अगर पाकिस्तान में आसिम मुनीर के हाथ में ये ताकत है तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताया था अमेरिका से कि हम भारत को समझना चाहिए, हम परमाणु संपन्न देश हैं, और अगर पाकिस्तान को डुबोने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेगा। ओपन धमकी, आधी दुनिया। और अब फिर से आसिम मुनीर ने सीडीएफ बनते ही भारत को गीदड़ भपकी दे दी है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ बयान देने से क्या मिलता है। तो इसके पीछे मकसद है पाकिस्तान की आंतरिक असफलताओं से ध्यान हटाना। सबसे ज्यादा तो ये बताना लोगों को कि सेना के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, भारत तुमको खत्म कर देगा। पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहद खराब है। वहां आर्थिक संकट है, आंतरिक अस्थिरता है, सेना के भीतर मतभेद है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर चीन नाराज है, आतंकवादी हमलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और इसी वजह से आसिम मुनीर अपनी नाकामियों से बचने के लिए हमेशा की तरह भारत पर युद्ध का शोर मचा रहा है। और ये याद रखिए कि वहां के लोगों को ये समझाने का भी तरीका रहता है कि भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, भारत तुमको तबाह कर देगा, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। ये सेना, ये फौज पाकिस्तान की, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तानियों का। ये सब समझाने के लिए उसे एक डर पैदा करके रखना पड़ता है, और दूसरी तरफ ये गीदड़ भपकियां दे देकर जहर और भी डालने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, एक तरफ रावलपिंडी में आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, अभी हम बात कर रहे थे ना वहां जो मुश्किलें हैं उसकी। एक तरफ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर, दूसरी तरफ इसी रावलपिंडी में आसिम मुनीर के दुश्मन कहे जाने वाले इमरान खान के समर्थकों ने खूब हंगामा किया, और इन लोगों का कहना है कि आसिम मुनीर इमरान खान को जेल में जान से मारने की साजिश रच रहा है, और अब इस हफ्ते भी इमरान खान की बहनों को उनसे अडियाला जेल में मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का मीडिया भारत के खिलाफ नफरती सोच को दिखाता है, दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान के लोग चोरी छिपे सोशल मीडिया पर क्या सर्च करते हैं, अब आप वो भी देखिए। गूगल ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि इस साल पाकिस्तान में जिस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा सर्च किया गया, उस खिलाड़ी का नाम है अभिषेक शर्मा। पाकिस्तान में गूगल सर्च के टॉप 5 खिलाड़ियों में भारत के अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर है, जबकि बाकी के 4 खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ही हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो गूगल के ग्लोबल सर्च रिजल्ट में भी अभिषेक शर्मा को सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही सर्च किया गया है। पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा को लेकर गूगल का इंटरेस्ट सर्च 100 रहा है, भारत में 93 रहा, नेपाल में 64, यूएई में 64, और बांग्लादेश में भी इस सूची में 5वें स्थान पर है। और बांग्लादेश में भी अभिषेक शर्मा को लेकर गूगल का इंटरेस्ट सर्च 62 रहा है। लेकिन कहां पर रहा 100? पाकिस्तान। पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान के लोगों ने गूगल पर अपने देश के खिलाड़ियों से ज्यादा भारत के अभिषेक शर्मा के नाम को सर्च किया। और बड़ी बात तो यह है कि वो अभिषेक शर्मा के बारे में सारी बातें जानना चाहते हैं। और पता है इसकी वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि इस साल के एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए एक बुरा ख्वाब बन गए। अभिषेक शर्मा ने इस बार के एशिया कप में 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि अभिषेक शर्मा सिर्फ 25 साल के हैं अभी, और वो एक जेन जी जिसको कहते हैं ना, जेन जी युवा है। जब दुनिया में जेन जी युवाओं की पहचान सिर्फ उनके हिंसक विरोध प्रदर्शनों से कई देशों में देखी जा रही है, तब जेन जी अभिषेक शर्मा करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। वो भारतीय हैं, और पाकिस्तान में तो उनकी गजब की फैन फॉलोइंग है। और लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के लोगों के लिए आसिम मुनीर से भी बड़ी हस्ती बन गए हैं। साल 1945 से, माफ कीजिएगा, साल 1947 से पहले
दुनिया में पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। यह देश भारत का विभाजन करके बना और इसे बनाने वाली वो ताकतें थी जिन्होंने भारत में एक सांप्रदायिक माहौल तैयार किया और ये कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए और उस देश का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। इन नेताओं में मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम सबसे ऊपर था, जिन्होंने साल 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान नाम का देश बनाने की मांग की। बड़ी बात यह है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को तब लेकर आई जब इससे सिर्फ 3 साल पहले जिन्ना जैसे नेताओं के दबाव पर कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 छंदों को हटा दिया था और आज हमारे देश की संसद में इसी बात को लेकर हंगामा है। बड़ी बात यह है कि इस बहस ने अब एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है और वो मुद्दा यह है कि साल 1937 से लेकर साल 2025 के बीच हमारे देश में वंदे मातरम को लेकर कितनी सोच बदली। साल 1937 में भी कई मुस्लिम नेता वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताकर इसका विरोध कर रहे थे और आज भी इस वंदे मातरम का विरोध वैसे ही जारी है। आज भी कुछ मुस्लिम नेताओं ने देश की संसद में खड़े होकर वंदे मातरम को अपनाने से ही इनकार कर दिया और इसीलिए यहां सवाल यही है कि अगर आज भी कई मुस्लिम नेताओं को वंदे मातरम से एलर्जी है तो फिर इस मुद्दे पर देश की संसद में बहस क्यों नहीं होनी चाहिए। यह सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने भी उठाया है और उन्होंने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को जो चिट्ठी लिखी है उसके साथ उन्होंने बाकायदा ये लिस्ट डाली है। ये चिट्ठी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसके बाद ये जो उसके साथ पेपर अटैच्ड है ये पेपर देखिए। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है 9 ऐसे उदाहरण दिए हैं जब वंदे मातरम को विपक्ष के नेताओं ने नकारा है। ये कहा है कि जो सांसद वंदे मातरम को गाने से इनकार करते हैं उनके नाम राज्यसभा के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जाने कि वो कौन से नेता थे जो साल 2025 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के बाद भी उसको गाने से धर्म के नाम पर कतराते थे। वो सूची मेरे हाथ में है जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन के पटल पर रखा है और ये बताया है कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, जिनका नाम सबसे पहले आप देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद मेहदी, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और आरजेडी विधायक सऊद आलम ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया है। लिस्ट आपके सामने है। गृह मंत्री अमित शाह जब राज्यसभा में ये कह रहे थे कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कई नेता वंदे मातरम को गाने से इनकार कर चुके हैं, तब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनसे प्रमाण मांगा और इसके बाद सूची सदन के पटल पर रखने की बात की गृह मंत्री ने और फिर शाम होते होते उन्होंने कहा ये लिस्ट उन्होंने दे दी। जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता, वरना औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडिया अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप उन नेताओं को सुनिए जिन्होंने देश की संसद में ये कहा है कि वो वंदे मातरम को कभी नहीं गाएंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद मेहदी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी कहा है कि वंदे मातरम में हुआ संशोधन सही था और इस पर आज बहस कराने की कोई आवश्यकता नहीं। सुनिए। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के
किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं। प्लीज क्लियर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल का, अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा, मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं, वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। भाई आप पढ़ो वंदे मातरम, मुझे कोई एतराज नहीं है। वंदे मातरम के जो शब्दावली है उसके ऊपर हमारा मजहबी वो है। मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप नमाज पढ़ो, मैं आपको कह दूंगा कि नमाज पढ़ो, आप नहीं कह सकता। तो ऐसे ही वंदे मातरम की शब्दावली से आप पढ़िए ना, आप करिए। आप हमारे यहाँ सजदा सिर्फ अल्लाह को है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है, और सजदा इसी जमीन पर होता है। बिला वजह के तमाशा क्यों है भाई? हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि संसद में वंदे मातरम पर चर्चा कराने की जरूरत क्या थी, लेकिन आज हम भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमारा सवाल यह है कि 88 साल पहले जब 1937 में वंदे मातरम के 2 छंदों को हटाया गया, तब यह दलील थी कि इसमें भारत माता को हिंदू देवियों के रूप में चित्रित किया गया है, इसीलिए इसके कुछ छंदों को हटा देना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस ने भी मुस्लिम नेताओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आज क्या समस्या है? आज तो वंदे मातरम के वो छंद इसमें है ही नहीं। आज का जो वंदे मातरम है उसमें मातृभूमि का वंदन है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मुस्लिम सांसदों को ये वंदे मातरम स्वीकार नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, उसका भी एक फैसला कहता है कि देश में किसी भी नागरिक को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और ये लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो इसे गा भी सकते हैं और इसे नहीं भी गा सकते हैं। यानी कानूनी और संवैधानिक रूप से वंदे मातरम ना गाना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में नैतिक आधार पर यह सवाल जरूर उठता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने देश की मातृभूमि का वंदन करना, उसके सामने सिर झुकाना धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है? आप महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान को याद कीजिए, जिन्होंने 27 साल की उम्र में देश के लिए अपनी शहादत दे दी थी। फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया था। कई पुस्तकों में यह भी बताया गया है कि जब स्कूल की प्रार्थना सभा में एक बच्चे को वंदे मातरम कहने के लिए ब्रिटिश अफसर ने थप्पड़ जड़ दिया था, तब अशफाक उल्लाह खान का खून खौल उठा था, और इसी घटना ने उन्हें क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। वो खुशी खुशी 27 साल की उम्र में भारत माता के लिए शहीद हो गए। इसी तरह आप पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये वीडियो देखिए, जो 2013 का है, और उस वक्त एक कार्यक्रम में वंदे मातरम के लिए डॉक्टर कलाम अपनी सीट से खड़े हुए थे, और उन्होंने और भी कई मौकों पर वंदे मातरम का सम्मान किया। लेकिन आज कुछ नेता कहते हैं कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, कि क्या उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सैकड़ों सफाई कर्मचारी घुसपैठिए थे, और क्या अलग अलग शहरों का नगर निगम भी इन घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाया?
सवाल ये बड़ा उठ रहा है। दावा है कि जब से उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ है, तब से 543 सफाई कर्मचारी अपने परिवारों के साथ गायब हो चुके हैं और इनमें भी 100 सफाई कर्मचारी अकेले लखनऊ से हैं। बताया जा रहा है कि जब इन लोगों को यह पता चला कि उनका सत्यापन कराया जाएगा, पुलिस उनकी पृष्ठभूमि से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच करेगी, तभी से सफाई कर्मचारी कामकाज छोड़कर फरार हो गए। इनमें कई लोगों ने तो लखनऊ में अपनी झुग्गियों को अपने हाथों से तोड़ दिया और दावा है कि इन्हें पकड़े जाने का डर था। इस जानकारी के बाद यूपी एटीएस ने सभी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की जानकारी मांगी है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब हर सफाई कर्मचारी की जांच की जाएगी, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। आप लखनऊ से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जहां कई परिवार अपनी झुग्गियों को हटाकर वहां से गायब हो चुके हैं। ये शुरुआत हुई है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान के लिए, उस बार से ही कहीं ना कहीं अब वो लोग अपनी जगह पर नहीं हैं। हम इस स्थान पर मौजूद हैं, ये हजरतगंज स्थित एक स्लम एरिया है जहां पर अभी ये सारी चीजें जो पहले एक टेंट बना के रह रहे थे वो पूरी तरीके से अब गायब हो रहा है, यानी धीरे धीरे यहाँ से ये सभी टेंट हट रहे हैं। क्योंकि सबकी आइडेंटिटी मांगी गई थी, तो हम आपको ये रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहीं पर टेंट लगे हुए थे, यहीं पर लोग रहते थे, अब उनको हटाया जा रहा है। किसी तरीके से देखिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से वो एरिया साफ हो गया है और यहाँ पर अब जो लोग रहते थे वो अब कहीं ना कहीं छोड़कर अलग जगह जा रहे हैं। यहाँ पे जो मकान बने थे वो कहाँ गए सब लोग? सब यहाँ इधर उधर चले गए हैं। तो यहाँ ये सब बने थे, अभी हम आए थे तब तो सब थे, सब कहाँ चले गए? सब तोड़ फोड़ के अपने अपने मतलब जहाँ रूम किराया कोई गए है, कोई इधर उधर रह रहा है। ये सब तो बना हुआ था, अभी सब बिल्कुल अब तो बिल्कुल खाली सा हो गया। तो ये सब कितने दिनों में बना था? पहले कितने दिनों में बनाया था ये सब? ये सब तो काफी दिन का है। कहाँ काम करते हो? जल निगम में। तुम बताओ। जल निगम में। और नगर निगम वाले कहाँ हैं? नगर निगम लोग गाड़ी में गया काम करने के लिए, वो 3 बार तक करता है। लोग हैं वो? हमारा वहाँ नगर निगम एक ही बंदा रहता है, वो भी मेरे लड़का है। और बाकी कहाँ के जो गाड़ी चलाते हैं? बाकी लोग तो इधर नहीं रहते सर। कितने लोग यहाँ से गए होंगे? कितने लोग? 4 परिवार गया है, 4 लोग घर गया है। यहाँ जो पूरे परिवार थे वो सब कहाँ थे? गाँव गया है। गाँव कहाँ पे है? गाँव आसाम में। उत्तर प्रदेश में 8000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं और दावा है कि कुछ घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम के लिए काम कर रहे थे और इससे यह भी पता चलता है कि ये घुसपैठिए कहां-कहां तक फैले हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो चुन चुनकर सभी घुसपैठियों की पहचान करेंगे, इसके बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा, वहां से उनके देशों में उनको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। अब हम आपको ये बताएंगे कि आज पूरी दुनिया चीन के निर्यात को लेकर चिंता क्यों जता रही है और क्या भविष्य में चाइना का निर्यात विश्व युद्ध का भी कारण बन सकता है। मामला गंभीर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी देश का ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार का मुनाफा, प्रॉफिट $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है और यह देश कोई और नहीं बल्कि चीन है। इस साल नवंबर महीने तक, सिर्फ नवंबर महीने तक चाइना का ट्रेड सरप्लस $1.08 ट्रिलियन दर्ज हुआ, जो भारतीय रुपए में 95 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। 95 लाख करोड़ रुपए, आप कल्पना कीजिए। ट्रेड सरप्लस का मतलब यह है कि चाइना जितना सामान दूसरे देशों को बेच रहा है उससे कम सामान दूसरे देशों से खरीद रहा है। उदाहरण के लिए इस साल चाइना ने 298 लाख करोड़ रुपए का सामान और सेवाएं दूसरे देशों को निर्यात की, जबकि इसी दौरान चाइना का आयात, इंपोर्ट 203 लाख करोड़ रुपए का रहा। यानी निर्यात ज्यादा होने और आयात कम होने के कारण चाइना का व्यापार मुनाफा $1 ट्रिलियन को पार कर गया है और यह कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन से कम की है, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था। और यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ मुनाफे की, ट्रेड सरप्लस की। देखिए, यहां बड़ी बात यह है कि पिछले 25 सालों में चाइना का ट्रेड सरप्लस रॉकेट की तरह ऊपर गया है। ये देखिए, ये ग्राफ देखिए। साल 2000 में ये 2,59,000 करोड़ रुपए था। साल 2015 में ये 52 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन आज ये कई गुना बढ़कर 95 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगर आप दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो इस वक्त कोई भी देश ट्रेड सरप्लस के मामले में चाइना के आसपास भी नहीं है। चाइना के बाद जर्मनी का नंबर आता है, लेकिन उसका ट्रेड सरप्लस भी 23 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा रशिया से लेकर आयरलैंड, ताइवान, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, सारे देश आपकी स्क्रीन पर है। नॉर्वे, यूएई, नीदरलैंड्स,
इनका ट्रेड सरप्लस भी 12 लाख करोड़ रुपए से कम ही रहा है। लेकिन चाइना इस सारे देशों को बहुत पीछे छोड़कर अब आगे निकल गया है। ये चिंता की बात है। इनमें भी जिन देशों से चाइना सबसे ज्यादा व्यापार मुनाफा कमा रहा है उनमें अमेरिका है, हांगकांग है, जिसके बाद भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से चाइना को 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार मुनाफा हो रहा है और ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। असल में चाइना दुनिया के सभी देशों को अपने सामान निर्यात कर रहा है और इन देशों से सामान खरीद रहा है। इससे व्यापार में असंतुलन भी पैदा हो रहा है और दुनिया की चाइना के सामान पर निर्भरता बढ़ रही है, जिसको कहते हैं चाइनीज हेजेमनी, अंग्रेजी का एक शब्द है। हर क्षेत्र में जो उनका एक तरह से वर्चस्व बढ़ रहा है। सोचिए अगर कल को किसी वजह से चाइना का प्रोडक्शन प्रभावित हो जाए, वो दुनिया की उत्पादन क्षमता निर्यात में उतना योगदान नहीं दे पाए जितना आज दे रहा है, तो दुनिया में कैसी खलबली मचेगी। जो देश चाइना के निर्यात पर पूरी तरह से निर्भर है उन देशों में महंगाई का विस्फोट हो जाएगा और इससे आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए चाइना का ट्रेड सरप्लस बढ़ना दुनिया भर के लिए बुरी खबर है। यहां एक और मुद्दा यह है कि अगर दुनिया के कई देश चाइना के निर्यात पर निर्भर हो गए तो चाइना ऐसी स्थिति में उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है और इन देशों को अपना निर्यात रोककर निशाना बना सकता है। और यूरोप के देश अभी यही कर रहे हैं। अमेरिका ने चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ था, जिससे अमेरिका को चीन का निर्यात 29% घट गया। लेकिन चाइना एक दूसरी रणनीति है चाइना ने अपनाई। उसने अपने दूसरे देशों के बाजारों का रुख किया। उसने कहा ठीक है अमेरिका नहीं, बाकी जगह पर चलो। नवंबर महीने में यूरोपियन यूनियन को चाइना के निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई। मतलब आप सोचिए, जिस रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यह पूरा ड्रामा चल रहा था और जिसके खिलाफ ये पश्चिमी देश हैं, चाहे यूरोप हो अमेरिका हो, अमेरिका ने मना किया तो यूरोप के देश खरीदने लगे ज्यादा। चीन के निर्यात में यूरोपियन यूनियन की तरफ से 14.8% की वृद्धि हुई। अफ्रीका को निर्यात में 27.6% की वृद्धि हुई। साउथ ईस्ट एशिया के देशों को 14%, आसियान देशों को 8.2%, ऑस्ट्रेलिया को 35.8% और जापान को भी चीन के निर्यात में 4.3% की वृद्धि हुई। अमेरिका नहीं खरीदेगा, दूसरे बाजार है ना। चाइना ने इसी नीति पर काम किया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि जो देश वैचारिक रूप से चीन का विरोध करते हैं उनके साथ भी चीन का निर्यात बढ़ता जा रहा है और असल में चीन दुनिया को अपने सामानों पर निर्भर बनाना चाहता है और ये बात हर कोई समझता है कि इतनी निर्भरता हमेशा से खतरनाक रही है। आज कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी का जन्मदिन है। जन्मदिन किसी का भी हो, आमतौर पर लोग बधाइयां देते हैं, लेकिन सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के मामले में सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया। उनसे पूछा गया कि बिना भारतीय नागरिक बने उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वा लिया। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव में वोट डाल सकते हैं, बशर्ते उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त या आपराधिक मामलों में जेल की सजा ना काट रहे हों। सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया था। मामला कुछ ऐसा है कि साल 1980 में दिल्ली के सफदरजंग रोड की वोटर लिस्ट में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी का नाम शामिल था। आरोप यह है कि सोनिया गांधी साल 1980 में इटली की नागरिक थी और इस लिहाज से उनका नाम भारतीय वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। बावजूद इसके उनका नाम लिस्ट में था। इस मामले पर विकास त्रिपाठी नाम के एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। उसका आरोप है कि सोनिया गांधी ने साल 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी। ऐसे में 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होना चाहिए था। सोनिया गांधी ने को 30 अप्रैल 1983 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी गई थी। इस नियम के तहत अगर कोई विदेशी व्यक्ति 12 वर्ष से ज्यादा समय तक भारत में रहता है तो उसे नागरिकता दे दी जाती है। सोनिया गांधी साल 1968 से भारत में रह रही हैं। उसी साल उनकी शादी राजीव गांधी से हुई थी। इसके बाद भी उन्होंने कई वर्षों तक इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसीलिए उनको इटली का नागरिक ही माना जाता रहा। लंबे समय तक भारत में रहने की वजह से साल 1983 में उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल की, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया। इटली की नागरिकता
रहते हुए सबसे पहले साल 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर साल 1982 में वोटर लिस्ट से सोनिया गांधी का नाम काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने अगले साल यानी 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल कर ली। फिर उनका नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। सोनिया गांधी के नाम को लेकर हुए इतने सारे बदलावों की वजह से बीजेपी और याचिकाकर्ता 3 महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। पहला, बिना नागरिकता के सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में क्यों और कैसे शामिल किया गया? दस्तावेज क्या लगाए गए? दूसरा, वोटर लिस्ट में शामिल होने के 2 साल बाद यानी 1982 में उनका नाम काटा क्यों गया, उस वक्त वजह क्या थी? और तीसरा, सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता साल 1983 में क्यों ली, जबकि नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया के तहत 1980-81 में ही उन्हें ये ले लेनी चाहिए थी। एक विवाद यह भी है कि साल 1983 की संशोधित वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनको 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता मिली थी और संशोधित वोटर लिस्ट में शामिल होने की योग्यता की तारीख थी 1 जनवरी 1983। यानी देखा जाए तो 1983 की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम नागरिकता मिलने के 3 महीने पहले जोड़ दिया गया। अब कोर्ट ने सोनिया गांधी को इस मामले पर 6 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है।